हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास की जो आपकी एससी ईआरटी बिहार की जो बुक्स चल रही हैं उसमें 7th क्लास में हम लोग दूसरी वीडियो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहली वीडियो में आपको पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया था। इस वीडियो में हम लोग 4th, 5th और 6th तीन चैप्टर तो 100% करेंगे। अगर हो सका तो 7th और 8th चैप्टर को भी इसी में मर्ज कर देंगे, जिससे आपका समय से कोर्स कंप्लीट हो सके, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि एक एक करके चैप्टर करवाया जाए। ठीक है, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आपको अन्य चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। ठीक है, एक तो ये होगा। एक और आप लोगों का सवाल है, प्लीज़ इसको पूरा सुन लीजिएगा। ठीक है, कि देखिए, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की जो आपकी भूगोल की किताब है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप सभी लोग जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा 6th क्लास की ज्योग्राफी मतलब भूगोल की किताब कंप्लीट हो चुकी है। और 6th क्लास की जो इतिहास की किताब है वो आज शाम को कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब आप लोगों से एक चीज़ ये पूछनी है कि क्या अगर आप लोग कहें तो उस किताब में, जैसे पूरी 6th क्लास की जो भूगोल है उस पूरी किताब में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, क्या वो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे करवा दिए जाएं? अगर आप लोग कहेंगे तो 6th क्लास की भूगोल की एक ही वीडियो में सारे जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे करवा दिए जाएंगे, और ऐसे ही हिस्ट्री में करवा दिया जाएगा। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे तो जैसे एक बुक कंप्लीट होगी उसके बाद उसकी पूरी किताब में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो करवा दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, और आप लोगों को ये चीज़ मैं फिर से बता दूं कि सिर्फ वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स में, जो चीज़ जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सके। अब ये बीच में ये कहानी लिखी है सीमा सुरेश राधा एवं रमेश मैदान खेलत, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपके कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, ये चीज़ें उनके लिए अच्छा होता है जहाँ लिखित परीक्षा होती है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो जिससे क्वेश्चन बन सके। अब यहाँ पर देखिए, जबकि लिखा है गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। क्यों होती है? चूंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। तो हाइड्रोजन गैस किसमें, गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिए। अब देखिए वायुमंडल में गैसों का वितरण, नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन 21%, लगभग में 21%। ठीक है, आर्गन, फिर देखिए यही दो याद रखिए, बाकी तो अन्य में आ जाती है, उसका कोई नहीं, बस 78 और ऑक्सीजन दो इन्हीं में से अक्सर पूछ दिया जाता है। संघनन क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिससे बाद में वर्षण होती है। वर्षण मतलब वर्षा होती है, संघनन कहलाता है। ठीक, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है ये तो इधर हो गया ग्रीन हाउस गैस। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण को पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको छोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ही उपयोगी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 1000 किलोमीटर तक। ठीक, जो चीज़ नोट करने वाली है वो नोट करते चलिए। ठीक है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अक्सर ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए क्षोभ मंडल में क्या है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मतलब जहाँ जो नॉर्मल सबसे नीचे निचला हिस्सा। फिर देखिए पूछा जाता है ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपका जेटयान उड़ते हैं, और ओजोन मंडल भी आपका इसी में होता है, समताप मंडल में। ठीक, मध्य मंडल में उल्कापिंड वगैरह, ठीक है, इतनी ऊंचाई तक जाते हैं। आयन मंडल, आयन, फिर उसके ऊपर होता है आयन मंडल, और जो सब फिर आयन मंडल होता है उसके ऊपर होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और देखिए इनकी ऊंचाई भी लिखी है: क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, और 80 से 450 किलोमीटर आयन मंडल, और 450 से 1000 किलोमीटर ये है बहिर्मंडल। ठीक, सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में, यह वायुमंडल की सबसे निचली में महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ पर जो जलवायु होती है, एक मिनट
सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस क्षोभमंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों पर इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यह जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, समताप मंडल। अब समताप मंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरा पूरा बता रहे हैं। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है, ठीक है। हवाई जहाज की जो उड़ान है उसके लिए समताप मंडल और ओजोन परत भी समताप मंडल में, ठीक। अब मध्य मंडल में, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, ठीक, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते, ठीक। तो उल्कापिंड कहाँ अक्सर पाए जाते हैं, वो मध्य मंडल में। फिर है आयन मंडल या बाह्य मंडल। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। और लास्ट में है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं, ठीक। तो ये हो गए सारी चीज़ें। अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा चौथा। अब पाँचवा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये 5th चैप्टर है हमारा। इसमें है बिन पानी शून्य, ठीक, पानी से संबंधित है। तो जो जरूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, महासागरों के बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर 71% जल मंडल है, मतलब टोटल जो पृथ्वी है उस पर स्थल कम है, जो जल है वो 71% है, ठीक है। इसमें भी लिखा है हाँ हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही हम पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल जो है वो क्या है, महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, ठीक है। तो 0.3% ही पीने योग्य है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबका परसेंटेज बस यही याद रखिए, 71% जलमंडल है और 0.3% ही सिर्फ पीने योग्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए नोट करने वाली चीज़ है, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ ही जरूर जाता है, ठीक। तो देखिए और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है। और जहाँ अब देखिए जल चक्र किसे कहता है, ठीक। देखो नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। पहले नदियों तालाबों से उठाता है पानी, ठीक, वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर क्या होता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र क्या कहलाता है, जल चक्र। अब देखिए बबलू कहने लगा बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, जहाँ पर मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल से ऊपरी सीमा को, उसी जल के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, जल स्तर, ठीक, जल स्तर बोलते हैं उनको। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए गुजरात से सीख। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र शुष्क प्रदेश है। यहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिसकर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। उसी कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक। काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में। और कौन, राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह ने काठियावाड़ को एक तरीके से सिंचित भूमि वहाँ की बना दी एक तरीके से, ठीक। इसीलिए उनको क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसको क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक। इस तरीके के प्रयास को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब देखिए अब लिखा है आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई। समुद्र के जल में कितनी नमक घुली हुई है, 35 ग्राम। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन या खारा हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बच्चे ने पूछा क्या बिहार में कोई झील है, तो ये नोट करने वाला है क्योंकि बिहार शिक्षक पढ़ती है तो बिहार से संबंधित याद रखिए। हाँ, काबर झील बेगूसराय, ठीक है।
और बरैला झील ये लखीसराय, ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये तो पता ही हो गए कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। ठीक, अब दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य और चांद की स्थिति, ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक, अब ये देखिए, ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो ज्वार भाटा क्यों होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दोनों के। ठीक है, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। ठीक, तो ये हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब 6 को देख लेते हैं। अब ये 6th चैप्टर है, इसमें है हमारा पर्यावरण। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। अब देखिए, सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है? पारितंत्र। पारितंत्र क्या कहलाता है? सजीवों का आपसी पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है। ठीक, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। कभी कभी सीधे सीधे परिभाषाएं आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। तो पर्यावरण 2 प्रकार का, एक जैव और एक अजैव। अजैव में खनिज लवण वगैरह आ गए, ठीक है, बाकी में जो जीव जंतु हैं और मानव है ये सब जैव पर्यावरण में। आगे देखते हैं। तो इसमें बस यही 2 क्वेश्चन बन सकते थे, तो बस इतना ही हमने यहाँ पे बताया है। 6 क्लास भी 6। अब 7 चैप्टर देख लेते हैं। देखिए, जो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे, जितना जहाँ से क्वेश्चन बन सकता हो ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक, अब इसमें देखिए वायु प्रदूषण। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु में अवांछित तीव्र गति की मौजूदगी को हमारे कानों में मस्तिष्कों को पीड़ा दे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे डेसिबल के बारे में बात की गई है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्यतः 60 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो 60 मानव कितना सुन सकता है? 60 डेसिबल तक, 60 डेसिबल तक बस। ठीक, जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुण को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक ना रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सॉस डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई या प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। तो ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बिहार सरकार की पहल पर, ठीक है, केंद्र सरकार ने जो सॉस डॉल्फिन है उसको संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक, ये देखिए, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें भी कुछ नहीं है। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं, 8वां। ठीक है, आज का ये लास्ट चैप्टर होगा, इसको भी देख लेते हैं। फिर अगली वीडियो में 5 जो चैप्टर बचे हैं वो एक ही में कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपकी 7th क्लास भी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापा चान कहते हैं। खापा चान, लद्दाख को वहाँ की भाषा में लद्दाख, ये खापा चान का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? हिमभूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह। अर्थ होता है हिमभूमि या अर्थ बर्फ वाली जगह, और जो खापा चान कहते किसको है? ये लद्दाख को। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब ये देखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो भाग है ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इधर ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया लद्दाख को। ठीक, इसमें क्या क्या है? कारगिल है बॉर्डर, लेह इसकी प्रमुख शहर है। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत, ठीक, शुष्क शीत मतलब सूखी ठंडी, ठीक, उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। तो जो लद्दाख है वो कौन से पठार का हिस्सा है? तिब्बत के पठार का। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई जो है वो 3600 मीटर है। ठीक, 3600 मीटर है। इसीलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि जो भारत का सबसे ऊंचा लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख ही है। ठीक है, लद्दाख जो है वो सबसे ऊंचा लोकसभा क्षेत्र है भारत का। ठीक, दिसंबर जनवरी के महीनों में पानी बर्फ हो जाता है, मतलब दिसंबर और जनवरी में जो पानी है वो जम जाता है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए,
सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। मतलब जो लद्दाख है वहाँ कौन से वृक्ष मिलते हैं? सफ़ेदा और वेद के वृक्ष। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे भी मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ की द्रास घाटी, कौन सी घाटी है लद्दाख में? कौन सी घाटी? द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है, ठीक। जीरा, द्रास घाटी में क्या पैदा किया जाता है? जीरा। और द्रास घाटी है कहाँ? लद्दाख में। जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। सिंधु नदी लद्दाख से होकर तो बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियां हैं, ठीक। अब देखिए सिंधु नदी कहाँ से होकर बहती है? लद्दाख से। और बाकी नदियां आप लोग के नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए, श्योक, नुब्रा, छो, ये 3 और नदियां हैं, ठीक है। यहाँ याक जो है, याक नामक जानवर मिलता है जो भैंस से मिलता जुलता है, ठीक। राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है जो सड़क मार्ग और वायुयान से दोनों से जुड़ा है। सड़क मार्ग से भी जुड़ा है, मतलब सड़कें भी हैं, और वायु मार्ग भी है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को लेह को, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो लेह को कश्मीर घाटी से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। फिर है जोड़ता है। फिर काराकोरम दर्रा, काराकोरम भी दर्रा आप लोग नोटिस कर लीजिए। काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। कश्मीर को तिब्बत से कौन से जोड़ता है? काराकोरम। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, रोहतांग। तो ये सारे दर्रे आप लोग नोट कर लीजिए लद्दाख के। अब वहाँ के निवासी जो हैं वो ईरानी और मंगोल प्रजाति। तो लद्दाख के जो निवासी हैं वो कौन सी प्रजाति के हैं? ईरानी और मंगोल। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं, ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो, और ये मुसलमान हैं। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक। मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं बौद्ध धर्म के। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। हेमिस थिकसे, लामा यूरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो ये भी दोनों नोट कर लीजिए, हेमिस थिकसे और लामा यूरू, ये क्या है? ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। और कहाँ है? ये है लद्दाख में, ठीक। तो इस तरीके से 4 से लेकर 8 तक जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए। अब 9 से लेकर लगभग जितने भी चैप्टर आपके हैं 9, 10, 11, 12, 13 तक चैप्टर हैं वो अगली वीडियो में वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जिससे आपका समय पर कोर्स कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।